नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं जो मैसेज करते रहते हैं, अपनी दुख दर्द भरी कहानी मुझे बताते रहते हैं, जिन्हें सुन करके मुझे भी काफी दुख होता है। तो ऐसे में ऐसे ही पतियों के लिए जिनके साथ काफी अत्याचार हो रहा है, कानून का गलत इस्तेमाल करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके लिए कुछ करने का मैंने सोचा। ऐसे में मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये कह रही हैं कि पुरुष आयोग बनाया जाएगा, पुरुष आयोग बनाया जाएगा, जो मेन कमीशन है वो बनवाया जाएगा। तो ऐसे में ये चीज कभी नहीं हो सकती है। कभी भी हमारे देश में कोई ऐसा आयोग जो पुरुष आयोग हो, इस तरह की कोई स्थापना नहीं हो सकती है, इसको मान्यता नहीं मिल सकती है। इसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां से भी उनका जो आवेदन था उसे खारिज कर दिया गया। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो महिलाएं हैं उन्हें दुर्बल समूह में रखा गया है और उनके विरुद्ध इस प्रकार का कोई भी आयोग नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे में पुरुष आयोग वाली ये जो बात है, जो लॉलीपॉप है, लोग दे दे के आपसे पैसे ठगते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो क्या चीजें हो सकती हैं, किस प्रकार से जो पुरुषों के साथ, पतियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें उससे निवारण मिल सकता है, आज मैं वही आपसे चर्चा करने वाला हूं। और जो मेरी संस्था बनी है, जो मेरा ट्रस्ट बना है, जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन ट्रस्ट, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अब हो चुका है, देश में कहीं भी काम कर सकता है। तो इसका उद्देश्य ही यही है कि जो मैट्रिमोनियल केसेस हो रहे हैं, यानी जो पारिवारिक विवाद हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, उन्हें हल कराना, उन्हें समाप्त करना। ऐसे लोग जो इस केसेस से परेशान है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उन्हें सहयोग प्रदान करना। तो यही हमारी संस्था का उद्देश्य भी है। इसी के लिए हमने ये संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया है और उसी के माध्यम से अब मैं कुछ करना चाहता हूं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें करके हम जो पति हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उससे निवारण प्राप्त कर सकते हैं। हमारी संस्था क्या करना चाहती है, किस प्रकार से पतियों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार से उन्हें निवारण हम दिलवा सकते हैं, वही चीजें हम लेकर के आए हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों के जानने में जो भी लोग केसेस से परेशान हैं, महिला के द्वारा किए गए झूठे 498 आईपीसी, 85 बीएनएस, 125 सीआरपीसी, 144 बीएनएसएस या डीवी एक्ट से परेशान हैं, उनके ऊपर झूठा केस हुआ है, उनके सपोर्ट के लिए, उन्हें कुछ समझाने के लिए, उनको एक करने के लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं। तो क्या चीजें करने वाले हैं हम, सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग रखने वाले हैं, किस प्रकार से करेंगे, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों से ये नहीं कहने वाला हूं कि मैं पुरुष आयोग बनवाने के लिए कुछ करने वाला हूं, नहीं, क्योंकि ये चीज कभी नहीं हो सकता। हम कुछ भी इसके लिए कर ले, कभी ये पॉसिबल नहीं है। क्या चीजें हो सकती हैं वो हम करने वाले हैं। तो देखिए, हम सरकार के समक्ष अपनी कुछ मांगे रखना चाहते हैं। मांगे कैसे रखना चाहते हैं कि कानून में कुछ संशोधन करके, जो एकदम आसान है, अगर वो कर दिया जाता है तो जो पीड़ित पति हैं, जिनके ऊपर झूठे केसेस हो रहे हैं, उन्हें काफी राहत मिल जाएगी और परेशानी से हल मिल जाएगा। तो देखिए, कभी 498 आईपीसी या 85 बीएनएस जो है वो समाप्त नहीं हो सकता है। 125 सीआरपीसी या फिर 144 बीएनएसएस कभी समाप्त नहीं हो सकता है। डीवी एक्ट कभी समाप्त नहीं हो सकता है। ये रहेगा ही रहेगा। अब कानून में जुड़ गया है तो रहेगा, इसे हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पति प्रताड़ित हो रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि इन मुकदमों में, इन धाराओं में क्या ऐसी चीजें हैं जो पति को ज्यादा प्रताड़ित कर रही हैं। अगर उसे हटाने की बात करें, जो कि हटाना काफी आसान है, सरकार चाहे तो उसे हटा सकती है, संशोधन कर सकती है, वही सरकार से हम मांग करने वाले हैं। तो देखिए, सरकार के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हम कुछ मांग करना चाहते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले हम इलाहाबाद में, क्योंकि वहां हाई कोर्ट है, तो इलाहाबाद में हम अपना एक संस्था के द्वारा एक गेट टुगेदर करेंगे। वहां लोगों को इकट्ठा करेंगे, बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे और अपनी मांग रखेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम लखनऊ में रखेंगे, तीसरी बार हम दिल्ली में रखेंगे। बारी बारी से एक एक महीने में तीनों जगहों पे रखी जाएगी। तीनों जगह पे वीआईपी गेस्ट बुलाए जाएंगे, वहां के मंत्री, संसद, जो भी लोग होते हैं बुलाए जाएंगे, पीड़ित पतियों को बुलाए जाएंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनके सामने रखी जाएंगी। और मैं ये चाहता हूं कि लगभग 500 लोगों का लिखित में जो समस्याएं हैं वो सरकार तक हम प्रेषित कर सके। तो जो 500 पीड़ित पति हैं जिनको काफी ज्यादा प्रताड़ना हुई है, अपनी स्टोरी लिख के भी हमें भेज सकते हैं। हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ जब हमारा ये बैठक होगा इलाहाबाद में, लखनऊ में और दिल्ली में, तो
वहां भी जो भी लोग आएंगे उनके समक्ष हम रखेंगे, सरकार के समक्ष रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो भी लोग हैं या जो हाई कोर्ट के हैं जजेज हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो इस संशोधन को करा सकते हैं, उनके समक्ष हम ये चीजें रखेंगे। और जो हमारी संस्था है वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन ट्रस्ट, उसके माध्यम से हम रखेंगे। तो क्या क्या हमारी मांगे हैं हम ये भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अभी 10 मांगों को लेकर के हम आने वाले हैं। तो क्या मांगे हैं, तो देखिए सबसे पहली जो हमारी मांग रहेगी वो होगी, देखिए धारा 498 AIPC या 85 BNS जो है वो किस लिए होता है कि पत्नी को पति ने मारा पीटा, उसके साथ क्रुएल्टी की, तो ऐसे में पत्नी चाहे तो ये केस करके पति से सजा करा सकती है या फिर जुर्माना भी ले सकती है। तो कोर्ट होता है जो इस मामले में सजा या जुर्माना कर सकता है, जिसमें 3 साल तक की सजा या जुर्माना होती है। या फिर 125 CRPC के अंतर्गत अगर पत्नी को घर से निकाल दिया गया है तो पत्नी इस धारा के अंतर्गत मेंटेनेंस ले सकती है। नए वाले कानून में 144 BNSS में वो मेंटेनेंस का मांग करती है। तो ये तो हो गई कि मारपीट के लिए धारा 498 AIPC जिसमें कंपनसेशन के तौर पे सजा या जुर्माना मिलता है, या फिर मेंटेनेंस के लिए 125 CRPC या 144 BNSS। लेकिन देखिए अब एक और कानून है DV एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये जो दोनों कानून हैं इनको मिला के एक कानून बना दिया गया है। अगर किसी महिला के साथ क्रुएल्टी होती है, मार पिटाई होती है, तो इस जो DV एक्ट है उसके तहत वो क्या करती है, कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति भी प्राप्त करती है जो पैसे के रूप में होती है, और मेंटेनेंस भी प्राप्त करती है। तो ऐसे में देखिए 3 केसेस हो जा रहे हैं। मारपीट के लिए 498 A 125 CRPC लग रहा है मेंटेनेंस के लिए, लेकिन DV एक्ट भी लग जा रहा है जिसमें इन दोनों जो केसेस हैं उसकी जो चीजें बताई गई हैं, रिलीफ बताया गया है, DV एक्ट में अकेले मिलता है। तो इसमें कंपनसेशन भी मिलता है, मेंटेनेंस भी मिलता है। 498A में सिर्फ कंपनसेशन मिलता है जिसमें सजा होती है, और 125 CRPC में मेंटेनेंस मिलता है। तो इन दोनों केसेस का जो कंपनसेशन होता है वो DV एक्ट में अकेले मिल जाता है। तो ऐसे में सरकार से हमारी पहली मांग होगी कि अगर पत्नी DV एक्ट का मुकदमा करती है तो उसमें उसे कंपनसेशन भी मिल सकता है, मेंटेनेंस भी मिल सकता है, तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए कि वो 498A और 125 CRPC नहीं कर सकती है। तो पहली संशोधन की हम ये मांग करेंगे कि या तो पत्नी 498A और 125 CRPC लगाए या फिर DV एक्ट लगाए। इन दोनों मुकदमों में से कोई एक ही मुकदमा करे। तो इससे हमें फायदा होगा कि या तो पत्नी ये 2 मुकदमे करेगी या एक मुकदमा ये करेगी। तो जहां 3-3 मुकदमे होते थे, बेवजह में पत्नी जाके 3 मुकदमे करती थी, पति को तीनों में परेशान होना पड़ता था, वहां सिर्फ एक मुकदमा DV एक्ट ही लड़ना पड़ेगा या 2 मुकदमा 498A और 125 CRPC जो नया कानून में है 85 और 144 ही लड़ना पड़ेगा। तो पहला हम सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से या जो भी लोग हैं उनसे मांग करेंगे कि पत्नी या तो DV एक्ट लगा सकती है या फिर वो सिर्फ 125 CRPC और 498A लगा सकती है। तो पहला मांग हम यही रखने वाले हैं कि DV एक्ट या फिर 498 AIPC या 85 BNS या 125 CRPC या 144 BNSS। तो इन दोनों में से कोई एक ही लगाए, इस प्रकार का पहले तो संशोधन की जरूरत है। पहली मांग हम ये रखने वाले हैं। दूसरी मांग सरकार से हम ये रखने वाले हैं कि देखिए 498A और 85 BNS जो है वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है जिसमें सिर्फ 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो सरकार से हम ये मांग करने वाले हैं कि जब 3 साल की सजा का प्रावधान है और जो भी ऐसे अपराध है लगभग जिसमें 3 साल की सजा है वो बेलेबल ऑफेंस है, तो इस 498 AIPC या 85 BNS को नॉन बेलेबल की कैटेगरी से हटा के बेलेबल रखा जाए। क्योंकि पुलिस क्या करती है कि बेवजह हमें पति को जेल भेज देती है, सिर्फ ये धारा लग गई तो कोर्ट में जब सरेंडर पति करता है, भले से बेगुनाह है, कुछ नहीं किया है, लेकिन उसे जेल भेज दिया जाता है, 2-4 रातें जेल में काटनी पड़ती है, उसकी सारी इज्जत मान प्रतिष्ठा चली जाती है, कुछ नहीं किया है, बेवजह में मुकदमा हो गया और जेल चला गया, 3-4 रातें जेल में रह के आया, ये कौन सी बात हुई। तो ऐसे में जब कम सजा है, नॉर्मल ऑफेंस है, तो ऐसे में इसे एक बेलेबल ऑफेंस बना दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बेल मिल जाने के बाद तो मुकदमा खत्म हो जाएगा, बेल मिल जाएगा, जब मुकदमा चलता रहेगा, जो दोषी है तो सजा मिलेगा, बेगुनाह है तो बरी होगा। तो 498A को बेलेबल ऑफेंस बना दिया जाए, नॉन बेलेबल की श्रेणी से हटा दिया जाए। हम दूसरी मांग ये रखने वाले हैं।
तीसरी मांग जो हम ये रखने वाले हैं कि देखिए, जो भी मैट्रिमोनियल ऑफेंस होती है यानी पारिवारिक अपराध होते हैं जिन्हें आईपीसी में या बीएनएस में बताया गया है, उन्हें ऐसा बनाया गया है कि उसमें एफआईआर नहीं कराया जा सकता है। जैसे आप जो द्वि विवाह के लिए 494 आईपीसी या 495 आईपीसी लगता है, 493, 494, 95, 96, 498 तक जो भी लगता है, उसमें आप एफआईआर नहीं दर्ज करा सकते। जैसे आपकी पत्नी ने अगर दूसरी शादी कर ली है और आपसे डिवोर्स नहीं लिया है, तो आप 494 आईपीसी में एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसको कानून में ऐसा बताया गया है कि सिर्फ इसमें कंप्लेंट केस यानी परिवाद दर्ज होता है। तो ऐसे में धारा 498 ए आईपीसी या फिर 85 बीएनएस भी एक पारिवारिक अपराध है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है। तो ऐसे में इसमें भी एफआईआर दर्ज करने का जो प्रावधान है उसे खत्म कर दिया जाए, सिर्फ कंप्लेंट केस के रूप में यानी कोर्ट में परिवाद के रूप में ही ये मामला दर्ज हो। इस प्रकार की हम मांग करने वाले हैं, क्योंकि देखिए, जब मामले में पुलिस अपना इंटरफेयर करती है तो काफी ज्यादा शोषण होने लगता है। सिर्फ पति का नहीं, पत्नी का भी शोषण होता है। पत्नी जाके जब कंप्लेन करती है, 7-8 लोगों का, 10 लोगों का, पति के घर वालों का नाम देती है, तो पुलिस पहले एफआईआर करने से मना कर देती है। फिर जब पत्नी की तरफ से कुछ पैसे पुलिस लेती है, उसके बाद वो एफआईआर कर देती है, 10 लोगों का नाम डाल देती है। फिर जब पति जाता है, उसको पता चलता है, तो पति से पैसे लेकर के और नाम निकाल देती है। तो दोनों तरफ से पैसे खाती है, दोनों तरफ शोषण करती है, ज्यादा शोषण पति का किया जाता है। तो ऐसे में 498 ए आईपीसी या 85 बीएनएस से जो पुलिस का पावर है, एफआईआर दर्ज करने का पावर है, उसे खत्म कर दिया जाए और सिर्फ परिवाद के रूप में यह मामला दर्ज किया जाए। क्योंकि जब कोर्ट में मामला दर्ज होगा तो पत्नी का स्टेटमेंट होगा, उसी स्टेटमेंट के आधार पर ही मामला दर्ज होगा। और नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं कि जब कोर्ट में परिवाद दर्ज होता है तो उसमें सिर्फ पति को, पति के माता और पिता, 3 ही लोगों को जो जज साहब होते हैं एक्यूज बनाते हैं। बाकी कितना भी नाम दिया गया रहे, ऐसे ही नाम निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में अगर ये चीज हो जाती है तो काफी शोषण कम हो जाएगा, क्योंकि 498 ए आईपीसी के मामले में पुलिस सबसे ज्यादा पति का शोषण करती है, बेवजह में परेशान करती है, बेवजह में पैसे लेती है, जेल भेजने के नाम पे पैसे लेती है, बचाने के नाम पे पैसे लेती है, नाम ना डालने के नाम पे पैसे लेती है, निकालने के नाम पे पैसे लेती है। और ये मैं सच बता रहा हूं, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। तो अगर पुलिस के पावर को इसमें से खत्म कर दिया जाता है, सिर्फ मामले को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है, तो ऐसे में शोषण भी कम हो जाएगा और बेवजह में जो लोगों का नाम पड़ रहा है वो भी चीजें, इस समस्या से निष्कर्ष मिलेगा। और जब कोर्ट में मामला होगा तो ऐसे में अच्छी तरह से उस पर सुनवाई हो सकेगी और आसानी से आपको न्याय मिल सकेगा। तो मामले में एफआईआर दर्ज ना हो, सिर्फ कंप्लेंट में दर्ज हो। अगली तीसरी जो मांग है हम ये रखने वाले हैं। चौथी जो हम मांग रखने वाले वो ये है कि देखिए, पत्नी के लिए जैसे अगर ननद है, सास है, ऑफेंस करते हैं, दहेज मांगते हैं, तो पत्नी जाती है सास ननद के ऊपर एफआईआर दर्ज कराती है। तो ऐसे में ननद और सास भी जो लोग हैं वो भी एक महिला है। और कई बार हम ऐसा देखते हैं कि एक पत्नी जो होती है, एक महिला होती है, अपने सास ननद के साथ भी ऑफेंस करती है, उन्हें मारती है, पीटती है, परेशान करती है, गाली देती है। तो ऐसे में जो घर की महिलाएं अन्य है, पत्नी को छोड़ के सास ननद ये लोग हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल सेक्शन का यानी स्पेशल धारा का प्रावधान बीएनएस में कर दिया जाए, ताकि अगर उनके साथ भी कुछ ऑफेंस होता है तो वो लोग भी जाए और पत्नी के विरुद्ध केस दर्ज करा सके, उसके विरुद्ध मामला दर्ज करा सके कि मेरी बहू ने मुझे मारा, पीटा, धमकाया। तो ऐसे में मारपीट करने के लिए 323, 504, 506 ये तो लगेगा ही, साथ ही साथ जैसे 498 ए आईपीसी पत्नी के लिए स्पेशली लग रहा है, वैसे सास ननद के केस में भी स्पेशली पत्नी के ऊपर एक अलग से धारा लगे जो स्पेशल हो, ताकि पत्नी के ऊपर भी दबाव बन सके, उसे भी समझ में आ सके और आसानी से मामला दर्ज हो सके। क्योंकि जब स्पेशली धारा होगी तो आसानी से मामला दर्ज हो सकेगा। ऐसे अभी आप जाकर के अपनी मम्मी के द्वारा अगर अपनी पत्नी के विरुद्ध कंप्लेन करते हैं तो पुलिस कुछ नहीं करेगी, कोर्ट कुछ नहीं करेगा, लेकिन स्पेशल जब प्रोविजन होगा तो मामला आसानी से दर्ज हो सकेगा। तो ऐसे में इस प्रकार की प्रावधान के लिए चौथी मांग हम करने वाले हैं। अगली जो पांचवी हमारी मांग रहेगी कि टाइम लिमिट फिक्स कर दिया जाए। तो देखिए, ये होता है कि जब 498 आईपीसी का झूठा ही केस लग जाता है तो कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल मुकदमा चलता है, तब जाके पति कहीं बरी हो पाता है। तो ऐसे में हम कोर्ट से, सरकार से ये मांग करेंगे कि एकदम टाइम लिमिट फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि ये कोई बड़ा अपराध नहीं है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और छोटी छोटी मामलों के लिए लोग कोर्ट कचहरी में दौड़ते रह रहे हैं, दौड़ते रह रहे हैं, दौड़ते रह
रह रहे हैं, उनका समय, जवानी, सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं। तो सरकार जो है वो टाइम लिमिट फिक्स करे कि 1 साल के अंदर ये मुकदमे खत्म होंगे, जिस दिन दर्ज होंगे उसके 1 साल के अंदर कोर्ट को इन मुकदमों को खत्म करना ही करना पड़ेगा। और कोई ये बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि लंबी प्रक्रिया नहीं होती। अगर मुकदमे को चलाया जाए, हर डेट पे सुनवाई हो, तो 1 साल के अंदर अंदर ये मुकदमे खत्म हो सकते हैं। तो 1 साल के अंदर मुकदमे को खत्म किया जाए, हम ये मांग रखने वाले हैं। अब देखिए, छठी जो मांग हम रखने वाले हैं उसमें ये रखने वाले हैं कि देखिए, जब मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है तो कोर्ट क्या करता है कि पति कितना कमा रहा है। जैसे पति अगर 30,000 कमा रहा है तो कोर्ट क्या करता है कि 12 से 15,000 रुपए मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देता है। अब देखिए, पति का क्या खर्चा है, पति का अपना खर्चा, माता का खर्चा, पिता का खर्चा, घर का खर्चा, बहन की शादी का खर्चा, दवाई का खर्चा, ये सब नहीं देखता है। कितना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, तो चलो 50%, 40% पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में दो। तो इस चीज को बंद किया जाए, इसके लिए भी नियम बनाया जाए कि जो पति कमा रहा है पहले उसका खर्चा देखा जाए कि कौन कौन से लोग उसके ऊपर डिपेंड हैं, और ऐसे में उसके बाद मेंटेनेंस डिसाइड किया जाए। अगर पति है, उसका अपना 30,000 कमाता है, उसकी माँ, पिता, उसकी बहन, उसका छोटा भाई उस पर आश्रित है, तो इन सबको देख करके, सोच समझ के उसके अकॉर्डिंग पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाए। ये ना कर दिया जाए कि पति जो कमाता है 50% तुम पत्नी को दे दो, अपने बच्चे को दे दो, बाकी 50% में तुम अपना खर्चा, अपनी माँ का खर्चा, पिता का खर्चा, भाई का खर्चा, बहन का खर्चा, दवाई का खर्चा, अपने ट्रेवलिंग का खर्चा, ये सब चलाओ। तो ये ना किया जाए, जो भी चीजें हैं वो डिसाइड किया जाए सोच समझ के, उसके बाद ही ऑर्डर किया जाए। अगली मांग हम ये रखने वाले हैं। उसके बाद अगली जो चीज हम रखने वाले हैं कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पत्नी जो होती है पति के साथ रहना नहीं चाहती है और पढ़ी लिखी भी होती है। तो ऐसे केसेस में अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है तो कोर्ट सिर्फ 1 साल के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर करे कि 1 साल आपको मेंटेनेंस मिलेगा, तब तक आप कुछ सीखिए, करिए और अपनी नौकरी लगवा लीजिए और उसके बाद अपना कमाइए, खाइए। लेकिन कोर्ट क्या करता है, आजीवन आदेश कर दिया कि जब तक रहो तब तक लो और अपना खर्चा चलाओ। ऐसा ना हो, पढ़ी लिखी पत्नी है, वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, तो ऐसे में उसे 1 साल की मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर दिया जाए कि पति 1 साल तक मेंटेनेंस दे, पति अपना 1 साल मेंटेनेंस दे। इस दौरान पत्नी को आदेश हो कि वो जाकर के अपने लिए अच्छी नौकरी खोजे या जो भी करना है वो करे, सिलाई बुलाई कढ़ाई कुछ भी सीखे, करे और अपना खर्चा चलाए। तो मेंटेनेंस का ऐसे केस में जहां पत्नी साथ नहीं रहना चाहती है, वो पति से अलग रहना चाहती है, वो पढ़ी लिखी है, तो उसे सिर्फ 1 साल के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर हो, उसके बाद वो अपना कमाए खाए। तो 1 साल तक के लिए ऐसे केसेस में मेंटेनेंस का ऑर्डर किया जाए। लाइफ टाइम ये मेंटेनेंस जो मिल रहा है बेवजह में, उसे बंद कर दिया जाए। अगली जो मांग हम रखने वाले हैं, 8वीं अपनी, वो ये रखने वाले हैं कि पति के लिए भी स्पेशल सेक्शन बने। जैसे देखिए, कई बार होता है कि पत्नी या पत्नी के घर वाले, उसके माता पिता, उसके भाई, ये लोग पति के साथ क्रूएल्टी करने लगते हैं, उसे मार पीट देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। तो ऐसे में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ऐसे में पति के लिए भी इस प्रकार का एक अलग से स्पेशली धारा बने, जैसे पत्नी के लिए बना है कि अगर पत्नी या पति के घर वाले किसी पति के साथ क्रूएल्टी करते हैं, मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, तो स्पेशली सेक्शन बीएनएस में जोड़ दिया जाए कि पति भी चाहे तो इस सेक्शन के तहत मामला दर्ज करा सकता है। जैसे मान लीजिए पत्नी के साथ मार पिटाई और दहेज का मांग हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, तो मार पिटाई के लिए 323 आईपीसी, गाली गलौज के लिए 504 आईपीसी, जान से मारने की धमकी देने के लिए 506 आईपीसी, लेकिन साथ में 498 ए आईपीसी भी लग रहा है। तो स्पेशली सेक्शन है। वैसे ही पति के साथ भी अगर कुछ होता है तो एक स्पेशली सेक्शन बने कि मारपीट के लिए 323, गाली गलौज के लिए 504, जान से मारने की धमकी देने के लिए 506, और स्पेशली एक सेक्शन में उनके विरुद्ध मामला दर्ज हो। तो जब स्पेशली सेक्शन होगा तो मामला आसानी से दर्ज हो सकेगा और पति को भी न्याय मिल सकेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जो पत्नी होती है, पत्नी के घर वाले होते हैं, फोन करके दरवाजे पर आके पति को गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते हैं, उसके घर वालों को प्रताड़ित करते हैं। पति बेचारा कंप्लेन करने जाता है तो कहीं कोई सुनवाई ही नहीं होती है। लेकिन जब स्पेशली सेक्शन होगा इसके लिए, भले से उसमें सजा कम हो, तो मामला आसानी से दर्ज हो सकेगा और पति को भी न्याय मिल सकेगा। तो अगली मांग हम ये अपनी रखने वाले हैं। 9वीं जो अपनी मांग हम रखेंगे कि मीडिएशन सेंटर को सुचारू रूप से चलाया जाए। देखिए, होता क्या है
कि हर कोर्ट में मीडिएशन सेंटर बना है, लेकिन जब वहां मामला जाता है तो वहां से पैसे की बात होती है कि तुम पत्नी को पैसा दे दो, उसके बाद अपना खत्म करो मामला, या फिर पति के ऊपर ही वहां दबाव बनने लगता है। तो इसके लिए एक अच्छा मीडिएशन सेंटर की स्थापना की जाए, जहां अच्छी तरह से दोनों पक्षों को समझाया बुझाया जाए, मामले को खत्म कराया जाए, साथ भेजने का प्रयास किया जाए, न कि पैसा ले दे के फाइनल किया जाए। और अगर पत्नी ये कह रही है कि मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो जो मीडिएशन सेंटर हो वो अच्छी तरह से इसका रिपोर्ट बना के पत्नी की गलती है तो कोर्ट में प्रेषित करे। क्योंकि मीडिएशन वाले क्या करते हैं कि पत्नी की अगर गलती होती है, वो पैसा मांगती है कि साथ नहीं रहना, पैसा दो, तो ऐसे में पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ पति के खिलाफ ही लिखते हैं। तो ऐसे में मीडिएशन सेंटर के रूप पर कड़ैया हो, जांच हो, जज साहब खुद जांच करे, हाईकोर्ट खुद जांच कराए, सरकार जांच कराए, या जैसे भी हो सके कि मीडिएशन सेंटर का जांच हो और अच्छी तरह से वो सुचारू रूप से कार्य करे, जिससे अधिक से अधिक मीडिएशन करा के दोनों पक्षों में कंप्रोमाइज करा के रिश्ते जोड़ने का काम किया जाए, जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो मीडिएशन सेंटर तो आज सिर्फ तोड़ने का काम करता है, पैसा दो अलग हो जाओ, पैसा दो अलग हो जाओ, उसमें अपना कमीशन भी सेट लोग कर लेते हैं। तो ये सब चीजें बंद हो, मीडिएशन सेंटर के ऊपर कड़ैया हो और अच्छी तरह से उसका जांच पड़ताल हो, अच्छी तरह से उसका सुचारू रूप से कार्यवाही हो, ये व्यवस्था की जाए, वहां कैमरे लग जाएं। तो ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है, तभी ये मैट्रिमोनियल डिस्ट्रीब्यूट खत्म होंगे। क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्ट्रीब्यूट चलते रहते हैं, निचली अदालत से हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चलते ही रहते हैं, खत्म नहीं होते। खत्म तब होते हैं जब उसमें कंप्रोमाइज होता है। तो अच्छी तरह से अगर मीडिएशन लोअर कोर्ट से ही, फैमिली कोर्ट से ही करा दिया जाए, तो ऐसे में वो मामला जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा और पति और पत्नी दोनों अपने जिंदगी में खुशहाल हो जाएंगे। तो मीडिएशन सेंटर के ऊपर कड़ैया करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली जो 10वीं अपनी मांग हम रखने वाले हैं वो ये है कि देखिए, अगर पत्नी पति के साथ रहना नहीं चाहती है तो इसके लिए सेक्शन बना है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9। तो ऐसे में पति केस करता है, वो पति जीत जाता है, उसके बाद वो 1 साल तक वेट करता है कि आके पत्नी रहे, पत्नी नहीं रहने आती है तब वो विवाह विच्छेद का मुकदमा लगा सकता है। तो ऐसे में सरकार से हम संशोधन की मांग करेंगे कि ये जो 1 साल का समय अवधि है उसे घटा के 3 महीने कर दी जाए, कि 3 महीने में अगर पत्नी रहने नहीं आती है तो ऐसे में जो पति है वो विवाह विच्छेद का मुकदमा लगा सकता है। और पत्नी सेक्शन 9 हार जाने के बाद भी साथ रहने नहीं आ रही है तो ऐसे में वो 3 महीने के बाद मुकदमा लगाए और 1 साल तक उसका जो डिवोर्स का केस है उसे डिस्पोज किया जाए, उसे डिवोर्स दिया जाए। इस प्रकार की मांग हम रखेंगे। तो जो 1 साल की समय अवधि है सेक्शन 9 वाली, कि सेक्शन 9 जीत जाने के बाद 1 साल वेट करिए, उसे समाप्त किया जाए और सिर्फ 3 महीने का समय दिया जाए। 3 महीने में अगर पत्नी साथ रहने नहीं आती है तो वो डिवोर्स का मुकदमा लगा सकता है और अलग हो सकता है। ऐसे ही डिजर्सन के लिए भी है 2 साल की समय अवधि, वो भी हम मांग करेंगे कि उसे सिर्फ 1 साल कर दिया जाए या 6 महीना कर दिया जाए, कि 6 महीना अगर पत्नी साथ रहने नहीं आती है या 1 साल साथ रहने नहीं आती है तो डिवोर्स का मुकदमा लगाया जा सकता है, डिवोर्स लिया जा सकता है। तो जो 2 साल की समय अवधि है उसे समाप्त किया जाए, क्योंकि अब समय सबसे बलवान है, सबसे ज्यादा महत्व समय का ही है। जब पहले के समय में था तो 2 साल बना दिया गया था, तो वो पुराना समय था, 1955 में बना, तो उस समय की बात थी। अब उसे घटा के 6 महीना ही कर दिया जाए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बलवान और महत्वपूर्ण है और महंगा है। तो 2 साल का समय बर्बाद करना ठीक अब नहीं है, तो ऐसे में उसे भी कम किया जाए। तो सेक्शन 9 के आधार पर डिवोर्स लेने का जो समय 1 साल है उसे 3 महीना किया जाए, और जो डिजर्सन के आधार पर डिवोर्स लेने का समय 2 साल का है उसे घटा करके 6 महीना किया जाए। ये 10वीं हम अपनी मांग रखने वाले हैं। तो ये 10 मांग मैंने अपनी तरफ से सोची है, जो अपनी संस्था वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से हम रखने वाले हैं सरकार के समक्ष, कोर्ट के समक्ष। तो अगर आप हमारे इस मांग में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसके लिए अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जब हम अपनी एक मीटिंग बुलाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, वहां हम काफी व्यवस्थाएं कराएंगे, भोजन की व्यवस्था कराएंगे, बैठने की, पानी पीने की, टेंट की, जो भी चीजें हैं उसकी, जो अपना हम ज्ञापन देंगे उसकी, वहां बैनर, पोस्टर, माइक, जो भी चीजें हैं हम खर्चे करेंगे। तो ऐसे में आपके लिए हम कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी हमारा सहयोग करेंगे। तो ऐसे में अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपकी अपनी इच्छा के अनुसार गूगल पे, फोन पे या जिस माध्यम से चाहे तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज करके आप हमें कुछ सहयोग राशि कर सकते हैं। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000, जो भी आप चाहें वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा।
तो देखिए, हमारी जो संस्था है इन 10 मांगों को सबसे पहले इलाहाबाद, फिर लखनऊ और उसके बाद दिल्ली में मीटिंग करके पीड़ित पतियों को बुला करके और सरकार के समक्ष रखेगी, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके समक्ष रखेगी, ताकि ये संशोधन हो सके। अगर ये संशोधन हो जाते हैं तो पतियों को बड़ी राहत मिलेगी, उनके विरुद्ध जो मुकदमे ये सब चल रही है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। जैसे बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा तो आसानी से बेल मिलेगा, FIR दर्ज होना बंद हो जाएंगे, सिर्फ कंप्लेंट केस दर्ज होंगे तो पुलिस अत्याचार नहीं कर सकेगी, परेशान नहीं कर सकेगी। DV एक्ट या फिर 498 125 CRPC में से कोई एक ही दर्ज होगा, तो 3 जो मुकदमे चल रहे हैं उसकी जगह पे सिर्फ DV एक्ट यानी एक ही मुकदमा दर्ज होगा, या 2 मुकदमे 498 125 CRPC दर्ज होगा तो 3 मुकदमों की जगह पे सिर्फ एक मुकदमा दर्ज होगा। यह भी फायदा मिलने वाला है। सेक्शन 9 के आधार पे, डिजर्शन के आधार पे समय अवधि जो है वो घट जाएगी, जिससे आसानी से डिवोर्स मिल पाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे पतियों को फायदे मिलने वाले हैं और उनका अत्याचार है जो उससे निवारण मिलने वाला है। तो इसके लिए अब हम कार्यरत हैं। तो अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज करिएगा और ये वीडियो अन्य लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो सके। और जो आप पुरुष आयोग के पीछे पड़े हैं उसे छोड़ दीजिए, वो कभी पूरा नहीं हो पाने वाला है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो दुर्बल समूह के अंतर्गत आती हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन इन जो संशोधन है उसे आप करा के फायदा ले सकते हैं, अपने भी फायदा पा सकते हैं, जो आपके भाई हैं, जो लोग प्रताड़ित हैं उन्हें भी आप सहयोग कर सकती है। तो ऐसे में आप हमारा सहयोग करिए, हमारे साथ जुड़िए और अन्य लोगों का भी जिससे सहयोग होगा। जब हमारी मीटिंग होगी तो आप उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। आपकी जो समस्याएं हैं वो व्हाट्सएप पर लिख करके हमें भेजिए, हम अन्य लोगों के साथ शेयर करेंगे, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे। जब मीटिंग बुलाएंगे तो आप भी आएंगे, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो भी आएंगे, आप अपनी बात उनके समझ रखेंगे, अपना दर्द रखेंगे, जिससे कि वो लोग जाके सरकार तक पहुंचा सके, जिससे कि पतियों को भी न्याय मिल सके, उनका जो अत्याचार है उससे भी उन्हें निवारण मिल सके। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। सहयोग करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, आप अपनी इच्छा अनुसार हमें सहयोग कर सकती हैं और इस मुहिम में हमारे सहयोगी बनके आप हमें मजबूत कर सकती हैं और पतियों को फायदा दिलवा सकते हैं, उन्हें अत्याचार से बचा सकती हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। और जो भी पतियों के पीड़ित पति हैं उनकी जो समस्याएं आएंगी वो भी अब अपने हम चैनल पे डाला करेंगे, तो उसे भी सुना करिएगा और उनके दुख दर्द को सुनिएगा। तो आशा कर रहा हूं कि पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।